नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पोलैंड में प्रवासी भारतीयों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया को दिया शांति का संदेश। कहा, समय युद्ध का नहीं, मानवता के खतरों और चुनौतियों के खिलाफ एकजुट होने का है। प्रधानमंत्री ने जाम साहब कोल्हापुर स्मारक का किया दौरा। कहा, जिन्हें दुनिया ने ठुकराया उन्हें भारत ने अपनाया। भू राजनीति के लिए नहीं, भारत अपने मूल्यों और विरासत के लिए है फिक्रमंद। कोलकाता आरजीकर प्रिंसिपल सुपरिंटेंडेंट सहित 6 एचओडी का हुआ ट्रांसफर। महिला डॉक्टर के दुष्कर्म हत्या मामले में विरोध जता रहे प्रदर्शनकारी लगातार कर रहे थे मांग। न्याय की लड़ाई में उतरे सौरव गांगुली। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट से अब तक 15 लोगों की मौत, 30 से अधिक घायल। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जताया दुख। असम कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को दी मंजूरी। बाल विवाह के पंजीकरण को माना जाएगा अवैध। मुस्लिम विवाह का पंजीकरण अब काजी नहीं बल्कि सरकार करेगी। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर मुद्दे पर भारत बंद रहा बेअसर। केंद्र सरकार ने एक बार फिर किया स्पष्ट, आरक्षण लाभ की व्यवस्था में नहीं होगा परिवर्तन। विपक्ष पर भ्रम लगाने के लगाए आरोप। अमूल ने कायम किया पूरी दुनिया में दबदबा। हासिल की खास उपलब्धि, चुना गया विश्व का सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड। कंपनी को मिली A++ रेटिंग। अमूल ने बताया, सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात। और सबसे पहले खबरें प्रधानमंत्री के पोलैंड दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड दौरे पर है, जहां उनकी मुलाकात पोलैंड के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से होगी। प्रधानमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। भारत और पोलैंड के संबंधों की अगर बात करें तो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे हो गए हैं। जो बीते कुछ वर्षों में व्यापारिक संबंधों में जहां तेजी आई है, तो वहीं दोनों देशों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय से कई महत्वपूर्ण जुड़ाव भी हुए हैं और इसकी गर्माहट साफ दोनों देशों के संबंधों में महसूस की जा सकती है। कैसा है दोनों देशों के बीच जुड़ाव? प्रधानमंत्री का पोलैंड पहुंचने पर किस गर्मजोशी से किया गया स्वागत, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पोलैंड यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर्सो में जाम साहब नवानगर स्मारक का दौरा किया। ये स्मारक पोलिश सरकार द्वारा गुजरात के जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी के सम्मान में बनाया गया। गुजरात के नवानगर के जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा ने व्यक्तिगत जोखिम उठाते हुए 1942 से 1946 के दौरान स्टालिन के साइबेरिया में युद्धग्रस्त कब्जे वाले पोलैंड और सोवियत शिविरों से लगभग 1000 पोलिश बच्चों की रक्षा की। 1942 में जाम साहब ने जामनगर बलाचडी में एक समर्पित पोलिश बच्चों का शिविर स्थापित किया, जिसमें किंडरगार्टन, स्कूल, अस्पताल और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं शामिल थीं। महाराजा ने व्यक्तिगत रूप से शिविर के संचालन की देखरेख की, ये सुनिश्चित करते हुए कि बच्चों को न केवल बुनियादी जरूरतें प्रदान की जाएं, बल्कि कलात्मक और सांस्कृतिक विकास के अवसर भी प्रदान किए जाएं। जाम साहब के प्रयासों से भारत ने युद्ध के वर्षों में 5000 पोलिश बच्चों को जीवित रहने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Deeply moved and affected by the suffering of the Polish nation, in particular the fate of those whose childhood and youth was being snatched away from them in the tragic conditions of the worst of wars that could be imagined, I wished in some way to contribute to the improvement of their fate.
Thus, I offered them our hospitality in territories far removed from the turmoil of war. Maybe there, in the beautiful hills beside the seashore, the children will be able to recover their health and to forget the ordeal they went through, gather strength to work as citizens of a free country. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी वॉर्सो में मॉन्टी कैसीनो स्मारक का भी दौरा किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के सैनिकों ने पोलैंड की सेना के साथ मिलकर मॉन्टी कैसीनो की लड़ाई लड़ी थी और इसमें जीत हासिल की थी। इस लड़ाई में भारत के सैकड़ों सैनिकों की जान भी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्मारक पर पहुंचकर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। Jego Ekscelencja, premier Indii, pan Narendra Modi, złoży teraz wieniec przed pomnikiem i zachowa chwilę ciszy w hołdzie. साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड में कोल्हापुर के महाराजा के सम्मान में बने मेमोरियल पर भी पहुंचे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर के महाराजा ने पोलैंड के 5000 निवासियों को कोल्हापुर में शरण देकर उनके खाने, रहने और पढ़ाई का इंतजाम किया था, जिसके बाद उनके सम्मान में पोलैंड की सरकार ने इस स्मारक का निर्माण कराया था। I wish you, the Prime Minister, much health and success in fulfilling the mission you undertook by visiting Poland and Europe. Indie na zawsze pozostały w naszej wdzięcznej pamięci. We lost our homes. We had nowhere to return to. Only about 10% returned to Poland. India has always remained in our hearts. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये एक ऐतिहासिक यात्रा है। ये 45 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। इससे पहले मोरारजी देसाई ने वर्ष 1989 में पोलैंड की यात्रा की थी। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हम भारत और पोलैंड के बीच अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत और पोलैंड के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जिनके उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्कों और जीवंत आर्थिक जुड़ाव से पहचान कायम है। 1954 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप 1957 में वॉर्सो में भारतीय दूतावास खोला गया। वर्ष 2024 के पहले 4 महीनों के दौरान भारत एवं पोलैंड के बीच कुछ उच्च स्तरीय बातचीत हुई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोर्स्की ने फरवरी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी। पोलैंड मध्य एवं पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक एवं निवेश साझेदार बना हुआ है। पोलैंड में एक बड़ा भारतीय समुदाय है, जिसकी अनुमानित संख्या लगभग 25,000 है। इसमें लगभग 5,000 छात्र शामिल हैं। पोलैंड में भारतीय समुदाय में व्यापारी, वस्त्र परिधान और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं, जो साम्यवाद के पतन के बाद आए, और बहुराष्ट्रीय गौरव और भारतीय कंपनियों और सॉफ्टवेयर आईटी व्यवसायों के साथ काम करने वाले पेशेवर भी शामिल हैं। पोलैंड से नीरज और विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पोलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को स्थायी शांति का बड़ा पैरोकार बताया। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट मत है कि यह युद्ध का समय नहीं है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है। ये युद्ध का युग नहीं है।
ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में दुनिया भारत का जबरदस्त उभार देखने जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को लेकर दुनिया भर में सकारात्मक माहौल है। आने वाले वर्षों में दुनिया भारत का जबरदस्त आर्थिक उभार देखने जा रही है। नेस्कॉम का अनुमान है कि अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भारत इस दशक के अंत तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। नेस्कॉम और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का आकलन है कि आने वाले 3-4 साल तक भारत का एआई मार्केट करीब 30-35% की स्पीड से ग्रो करेगा। यानी भारत को लेकर एक अभूतपूर्व पॉजिटिविटी चारों तरफ नजर आ रही है। आज भारत सेमीकंडक्टर मिशन, डीप ओशन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन और एआई मिशन पर इसलिए काम कर रहा है ताकि आने वाले अनेक दशकों तक भारत बहुत आगे रहे। भारत आने वाले कुछ वर्षों में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की भी तैयारी कर रहा है और वो दिन दूर नहीं जब आप भारत के एस्ट्रोनॉट्स को मेड इन इंडिया गगनयान, मेड इन इंडिया गगनयान से अंतरिक्ष में जाते हुए देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने की जानकारी दी, जिसके तहत हर साल 20 पुलिस युवाओं को भारत आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। भारत जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। इसके तहत भारत 20 पुलिस युवाओं को हर साल भारत आने के लिए आमंत्रित करेगा। इससे भारत के बारे में पोलैंड के युवाओं को और ज्यादा जानने का मौका मिलेगा। साथियों, यहां का कोल्हापुर मेमोरियल भी कोल्हापुर के महान राजघराने के प्रति पोलैंड की जनता का श्रद्धाभाव है, एक ट्रिब्यूट है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत और पोलैंड ने सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर सहमति बनाई है, जिसका लाभ वहां रह रहे भारतीयों को मिलेगा। भारत और पोलैंड दोनों देशों ने आपस में एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर सहमति बना ली है, जिसका लाभ आप जैसे सब साथियों को होने वाला है। साथियों, भारत का विजन ग्लोबल है, भारत का विजन ग्लोबल है, भारत का कल्चर ग्लोबल है, केयर और कंपैशन ग्लोबल है। हमारे पूर्वजों ने हमें वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया। हमने पूरी दुनिया को एक परिवार माना है और यही आज
आज के भारत के नीति और निर्णयों में नजर आता है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले में इंसाफ को लेकर पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा है, तो वहीं ये पूरा मामला राजनीतिक रूप से भी गरमाया हुआ है। कानून व्यवस्था और खासकर महिला सुरक्षा के नाम पर ममता सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। इस सबके बीच पश्चिम बंगाल में एक और नई घटना सामने आई है, जिसमें एक और महिला का क्षत विक्षत शव बरामद हुआ है। इसे लेकर भाजपा ने टीएमसी सरकार पर करारा हमला बोला है। बीजेपी ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में न्याय की मांग को लेकर जहां एक वो डॉक्टर सड़कों पर मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं विपक्ष भी इस लड़ाई में शामिल हो गया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक दिल दहला देने वाला वीडियो जारी किया है। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के आनंदपुर का है, जहां झाड़ियों में एक महिला का छत विक्षत शव मिला है। शव की स्थिति को देखकर लग रहा है कि उसके साथ बड़ी क्रूरता की गई है। इसके बाद भाजपा ने राज्य के कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर हमला और तेज कर दिया है। भाजपा का कहना है कि एक के बाद एक महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से साबित होता है कि ममता बनर्जी का प्रशासन पर नियंत्रण नहीं रह गया है। कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दर्शाता है कि कोर्ट का, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ममता बनर्जी के सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई फेथ नहीं है कि ममता बनर्जी के राज्य में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। एक के बाद एक जो घटना घट रही है, ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज़ नो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमारी मांग है ममता बनर्जी को भी रिजाइन कर देना चाहिए। भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने भी ममता सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अगर वो न्याय नहीं दिला सकती हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी हैं, लिहाजा उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। पूरा देश, पूरा पश्चिम बंगाल एक ही डिमांड है, जस्टिस। अगर ममता बनर्जी जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, उसको रिजाइन देना चाहिए। जो ममता बनर्जी ये पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री है, जो ममता बनर्जी यहाँ का होम मिनिस्टर है, जो ममता बनर्जी यहाँ का हेल्थ मिनिस्टर है, जो ममता बनर्जी यहाँ का पुलिस का मिनिस्टर है, इसमें यही खुद का सरकार के विरुद्ध में रास्ते के ऊपर खड़ा हो गया। हम लोग चाहते हैं जस्टिस दो, नहीं तो रिजाइन दो। We want resignation of Mamata Banerjee. She should quit from her chair. She lost her credibility. उधर कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से छठे दिन भी सीबीआई की पूछताछ जारी रही। सूत्रों के अनुसार मामले में सीबीआई संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवा सकती है। संदीप घोष को पहली बार बीते गुरुवार को सीबीआई ने तलब किया था, लेकिन उस दिन वो हाजिर नहीं हुए। वहीं संदीप घोष को मामले में कोलकाता पुलिस ने भी तलब किया है। संदीप घोष पर बायोमेडिकल अपशिष्ट और मेडिकल उपकरणों की तस्करी जैसे गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात की है। शुक्रवार सुबह उस वक्त मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया जब चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल से अर्धनग्न अवस्था में डॉक्टर का शव बरामद हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल मामले में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी विरोध प्रदर्शन में उतरे। विरोध में उनके साथ उनकी पत्नी और बेटी भी साथ थी। उन्होंने कैंडल जलाकर पीड़िता के लिए न्याय मांगे। इस दौरान सौरव गांगुली की पत्नी डोना गांगुली ने कहा कि हम महिलाओं के लिए एक सुरक्षित समाज की मांग कर रहे हैं। समाज में दुष्कर्म जैसी घटना खत्म होनी चाहिए। We are just protesting against rape. We need a safe society. We need a safe society. Rape needs to stop. कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद से पूरे देश में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है और डॉक्टरों की हड़ताल का असर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से पड़ रहा है। लोग पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन 9 अगस्त से जारी डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से तमाम शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा असर भी पड़ा है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद देश भर में
भारी आक्रोश है। रूह कपा देने वाली इस घटना के बाद देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हड़ताल को लगभग एक सप्ताह बीत चुका है। दिल्ली के एम्स, सफदरजंग समेत दूसरे बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर भी कोलकाता के डॉक्टरों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा पिछले कई दिनों से ओपीडी ठप है, सर्जरी रुकी हुई है, जांच संभव नहीं हो पा रही है। हड़ताल की मार मरीजों पर पड़ रही है। वो दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। दूर दराज के इलाकों से इलाज कराने आए लोगों को सबसे अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाने और सीबीआई को जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के अलावा हड़ताल को खत्म करने की भी अपील की थी। अदालत ने डॉक्टरों की सुरक्षा के आकलन के लिए टास्क फोर्स का भी गठन किया, जो 2 हफ्ते में अंतरिम और 3 महीने में फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन डॉक्टरों पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कोई असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है, जिसका खमियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। पहले जल्दी हो जाता था काम, अब नहीं हो रहा। पहले 11-12 बजे तो हम फ्री हो जाते थे। हम डिब्रूगढ़ से आए हुए हैं, मतलब दिखाने के लिए 1 वीक पहले ही आए हुए हैं, बट अभी स्ट्राइक की वजह से हम दिखा नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। मेरे हिसाब से हर साल खत्म हो जाना चाहिए, इतना दिन नहीं होना चाहिए। एम्स में आए थे दिखाने, 1:30 बजे का अपॉइंटमेंट था, डॉक्टर नहीं बैठने के कारण बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। प्रयागराज से हम दिखाने आए हैं। ये आम जनमानस के साथ तकलीफ देह कार्य है और इसको निश्चित रूप से जनहित में डॉक्टर लोगों को बंद करना चाहिए, काम पर लौटना चाहिए। इस बीच एम्स प्रशासन ने रेजिडेंट डॉक्टरों से हड़ताल समाप्त कर वापस काम पर लौटने की अपील की है। एम्स के स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए डीन की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। प्रशासन ने अपने पत्र में कहा है कि एम्स परिवार देश भर के सभी स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा का पक्षधर है। भारत सरकार भी स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इधर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का भी यही हाल है। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज बेहाल हैं। हड़ताल कर रखे हैं, यहाँ ओपीडी में आए दिखा नहीं रहे हैं। इमरजेंसी में दिखा दो, बोले 6 फ्लोर पर ले जाओ, वहाँ पे भी नहीं है डॉक्टर। हम लोग आए तो डॉक्टर देखे, लेकिन वो देखने से मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं स्ट्राइक चल रहा है तो हम नहीं देखेंगे। स्ट्राइक नहीं टूटेगी तो डिलीवरी वगैरह नहीं होगी यहाँ पे। हड़ताल पे डॉक्टर साहब है। तीन दिन से मैं फिर के जा रहा हूँ। मैंने 1 हफ्ता में 3 दिन फिर गया मैं। 5 तारीख से चक्कर काट रहा हूँ। 9 तारीख से डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर सारे हड़ताल पे चले गए। हमें एक्चुअली डेट भी नहीं मिल रहा है कि आपको कितनी तारीख को डेट आना है। उधर मामले में इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बुधवार को भी बड़ी संख्या में डॉक्टर सड़क पर उतरे और प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की। डॉक्टरों ने सीबीआई कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कोलकाता के राष्ट्रीय होम्यो संस्थान के डॉक्टर्स भी मेडिकल डॉक्टरों के साथ एकजुटता दिखाते हुए कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल से लोग काफी परेशान हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में एक मरीज ने अपनी आप बीती बताई। डॉक्टर हड़ताल पे थे, काम धीरे हो रहा है, लेकिन काम तो चल रहा है। डॉक्टर आ रहे हैं जा रहे हैं, पर काम धीरे धीरे हो रहा है और मरीजों को धीरे धीरे देख रहे हैं। अभी 2-3 दिन से डॉक्टर भी नहीं थे, जिसके बाद में आने जाने में बहुत परेशानी हो रही और ब्लड देने में भी बहुत परेशानी कर रहे हैं। 1992 के अजमेर सेक्स स्कैंडल में नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन जैसे 6 और हैवानों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर भाजपा नेता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रेम शुक्ला ने कहा कि दोषियों को बचाने का अपराध कांग्रेस सरकारों द्वारा किया जा रहा था। अजमेर बलात्कार कांड में जिस तरह से रेप जिहादियों और कांग्रेसियों का गठबंधन बेपर्दा हुआ है, 100 से अधिक अबोध बालिकाओं के साथ बलात्कार और उनका ब्लैकमेल अजमेर के शैतान खादिम कर रहे थे और उन खादिमों को बचाने का कुकर्म कांग्रेस की विविध सरकारों ने किया। जिस तरह से बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाले की गॉडमदर के कार्यकाल में हुआ, उससे यह सिद्ध होता है कि इंडी अलायंस कोई लोकतांत्रिक अलायंस होने की बजाय बलात्कारी बचाओ अलायंस के रूप में काम कर रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि देश की समस्याओं की जड़ कांग्रेस है और आज की कांग्रेस कैंसर बन गई है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस को राहुल गांधी जैसा नेता मिल गया है जो महात्मा गांधी के भारत के आज़ाद होते ही कांग्रेस को खत्म करने के सपने को पूरा कर देगा।
इस देश की बीमारियों की जड़ कांग्रेस है और आज की कांग्रेस तो कैंसर बन चुकी है। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि राहुल गांधी जैसे नेता कांग्रेस को मिल गए हैं जो बहुत जल्दी महात्मा गांधी का सपना पूरा कर देंगे। महात्मा गांधी का सपना था कि कांग्रेस को देश की आज़ादी के बाद डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को लेकर जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूरे 5 साल बाद आई 295 पन्नों की इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट ने हर किसी को हैरान कर दिया है, सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर ये कब तक किसी के सामने, अब तक ये रिपोर्ट किसी के सामने क्यों नहीं लाई गई। देखिए आखिर क्या खास है इस रिपोर्ट में। फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर अक्सर कोई ना कोई आरोप लगते ही रहते हैं। कभी भाई भतीजावाद, कभी कास्टिंग काउच, कभी कर्मचारियों का शोषण, तो कभी काम देने के बदले अनैतिक डिमांड का आरोप। हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का वो काला सच उजागर कर दिया है जिसकी चर्चा अक्सर दबी जुबान में होती रही है। रिपोर्ट आने के बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। रिपोर्ट में जिन खास मुद्दों को उजागर किया गया है उनमें से कुछ प्रमुख हैं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में निर्माताओं, निर्देशकों, अभिनेताओं का नेक्सस। निर्माता और निर्देशक महिलाओं पर काम देने के बदले अनैतिक डिमांड का प्रेशर बनाते हैं। रिपोर्ट में अभिनेता, निर्देशक और निर्माताओं समेत 15 लोगों का एक पावरफुल ग्रुप का खुलासा किया गया है। पावरफुल ग्रुप ये तय करता है कि किस महिला कलाकारों को काम मिलेगा और किसको नहीं। रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि छोटी भूमिका वाले या नए लीग सबसे अधिक असुरक्षित है। इंडस्ट्री में महिला कलाकारों को अक्सर अपने रोल के बदले अपनी गरिमा से समझौता करने के दबाव का सामना करना पड़ता है। हेमा कमेटी की रिपोर्ट में सामने आया है कि फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महिलाओं पर कॉम्प्रोमाइज करने का दबाव बनाते हैं। वहीं शर्त न मानने वाली महिला कलाकारों को साइडलाइन कर दिया जाता है। कई महिलाओं का आरोप है कि काम शुरू करने से पहले ही उनको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर किया गया। यौन उत्पीड़न के साथ ही उनके साथ बुरा व्यवहार भी किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक शूटिंग के दौरान खाने जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी कथित तौर पर तब तक रोक दिया जाता है जब तक कि महिलाएं समझौता नहीं करती। लगभग सभी महिलाओं ने कहा कि कई बार तो शूटिंग के सेट पर कोई शौचालय की सुविधा या चेंजिंग रूम तक नहीं होता, खासकर जब शूटिंग दूर दराज के इलाकों में होती है। इसके अलावा इंडस्ट्री में महिलाओं को लैंगिक असमानताओं का भी सामना करना पड़ता है, खासकर उनको मिलने वाले पारिश्रमिक पर। जस्टिस हेमा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले में आंतरिक शिकायत कमेटी अप्रभावी साबित हो सकती है। कमेटी ने सरकार को उचित कानून बनाने की सलाह दी है। फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए न्यायाधिकरण बनाने की भी सलाह दी गई है। गौरतलब है कि 14 फरवरी 2017 को मलयालम इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस अपनी कार में कोच्चि जा रही थी कि उन्हें किडनैप कर कार में ही उनका यौन उत्पीड़न किया गया था। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस घटना के बाद से ही मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिला कलाकारों की सुरक्षा, काम की शर्तों को लेकर तेजी से आवाज बुलंद होने लगी। तेज होते आंदोलन और दबाव की वजह से मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस हेमा की अध्यक्षता में 3 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया। हेमा कमेटी की 295 पन्नों की इस रिपोर्ट के जारी होते ही कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन UDF और भाजपा ने वाम दलों की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। The government hid it from not only the public view or the public purview, but the government decided not to take any action on the specific instances of harassment that came to the light of the commission. The state government frankly ought to be ashamed of itself to see such an industry tarnished in this way, having created an unsafe working environment for women and having perpetuated it through acts of intimidation, blackmail and worse is unforgivable. रिपोर्ट की शुरुआत में ही लिखा गया है कि जो आप देखते हैं उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि दूर से नमक भी चीनी जैसा लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में एक फार्मा कंपनी में बुधवार को दोपहर 2 बजे के करीब विस्फोट हुआ, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई और कम से कम 30 लोग घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अच्युतपुरम SEZ स्थित एक कंपनी के रिएक्टर में यह ब्लास्ट हुआ। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है।
जिला कलेक्टर विजय कृष्णन, पुलिस अधीक्षक एम दीपिका घटना की निगरानी कर रही हैं। राष्ट्रपति सहित मुख्यमंत्री ने भी घटना पर दुख जताया है। हिंदू युवती का निकाह कराने वाले मौलाना को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मौलाना को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि मौलाना, पादरी या फिर कर्मकांडी किसी को भी अवैध तरीके से धर्मांतरण की इजाजत नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में हिंदू युवती के जबरन निकाह मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी मौलाना मोहम्मद शान आलम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी धर्म का व्यक्ति धर्मांतरण विरोधी अधिनियम के तहत उत्तरदायी होगा। अधिनियम के तहत फादर, कर्मकांडी, मौलवी या मुल्ला भी दोषी होंगे। किसी भी तरह से बलपूर्वक धर्मांतरण करना विधि के विरुद्ध है। धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, गलत बयानबाजी कानून के खिलाफ है। प्रलोभन देकर किसी को धर्मांतरित नहीं किया जा सकता। शान आलम के नाम से एक्यूज की बेल पेंडिंग थी। वो बेल के जो फैक्ट थे वो पादरी थे, जिसको हम रिलीजियन कन्वर्टर बोलते हैं या मौलाना बोल सकते हैं। बेल को रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि क्योंकि ये जो एक्ट है ये सेकुलरिज्म की आत्मा को जिंदा रखता है, इसलिए इस एक्ट का निर्माण किया गया है 2021 में। क्योंकि हमारा संविधान जो है जो रिलीजियन स्वतंत्रता का अधिकार देता है, सारे धर्म को समान मानता है। हमारा स्टेट जो है उसका कोई रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन उसके लिए समान है और किसी को भी किसी धर्म पे उसको ऊपर रखने की इजाज़त नहीं देता। ये हमारा जो संविधान है यही उसकी आत्मा कहती है और यही उसका संविधान के जो आर्टिकल्स हैं उसमें लिखा हुआ है। मामला गाजियाबाद के अंकित विहार थाने का है। धारा 164 सीआरपीसी के अंतर्गत पीड़ित लड़की ने बयान दिया था कि उसे इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया और जबरन निकाह किया गया। कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद शान आलम को यूपी के गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 की धारा 2(1) के तहत उत्तरदायी माना है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाने के लिए 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पारित किया था। इस विधेयक के तहत अब यदि कोई व्यक्ति धर्मांतरण कराने की नीयत से किसी व्यक्ति को धमकाता है, हमला करता है, विवाह या विवाह करने का वादा करता है अथवा षड्यंत्र करता है तो उसके अपराधों को सबसे गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा। यूपी सरकार ने धर्मांतरण कानून में विदेशी या गैर कानूनी संस्थाओं से फंडिंग हासिल करने पर 14 वर्ष तक की सजा और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान किया है। यदि कोई धर्म परिवर्तन के लिए किसी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को भय में डालता है, हमला या बल प्रयोग करता है, शादी करने का झूठा वादा करता है, प्रलोभन देकर किसी नाबालिग महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है तो उसे न्यूनतम 20 साल की सजा होगी। लखनऊ से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और असम कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 की स्वीकृति दी है। इसमें 2 विशेष प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान यह है कि मुस्लिम विवाह का पंजीकरण अब काजी नहीं सरकार करेगी। दूसरा प्रावधान यह है कि बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा। हमारे जो मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे, आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। और उस बिल में पहले प्रावधान था कि माइनर का मैरिज भी रजिस्टर हो सकता है। आज से माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो बेसिकली यही 2 प्रोविजन है। बेसिकली चाइल्ड मैरिज, वी वांट टू अटैक ऑन द चाइल्ड मैरिज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता चंपई सोरेन नया संगठन बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास नहीं लूंगा, हम नया संगठन भी बना सकते हैं और हमारी विचारधारा जैसी है वैसी विचारधारा वाला कोई अच्छा दोस्त मिलेगा तो उसके साथ आगे बढ़ेंगे, समाज और राज्य की सेवा करेंगे। जो हम अध्याय शुरू किया है हर दिन भी हमारा चैप्टर बदलता रहेगा। संगठन को मजबूत करेंगे, नया संगठन, और रास्ता में कोई अच्छा दोस्त अगर मिला दोस्ती करेंगे, समाज का इस राज्य का सेवा करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर वोट घोटाला मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को राहत दी है। अदालत ने मामले में चंद्रबाबू नायडू को आरोपी के रूप में शामिल करने
और जांच को सीबीआई को सौंपने की मांग करने वाली दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। पीठ ने न केवल याचिकाओं को खारिज किया है बल्कि याचिकाकर्ता वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता को कड़ी चेतावनी भी दी है, जिसमें उन्हें न्यायपालिका का राजनीतिक लाभ के लिए मंच के रूप में उपयोग करने के खिलाफ आगाह किया गया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली के अशोका होटल में 24वें हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट अवार्ड युवा उद्यमियों और प्रतिभागियों को प्रदान किए। इस मौके पर देश भर के उद्यमियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। 2014 में 25,000 करोड़ के लगभग हमारा एक्सपोर्ट था। आज 33,000 करोड़ के लगभग में एक्सपोर्ट हुआ है। ग्रोथ रेट भी मेरे हिसाब से 9-10% का ग्रोथ रेट है। हमारे लगभग 800 क्लस्टर पूरे देश में हैं, 35,000 प्रोडक्ट है और आप 8-10 कंट्री में दुनिया भर का ग्रे फील्ड बाकी है। और अगर 35,000 प्रोडक्ट हैं, मैं नए लड़कों से कहूंगा, कई नए लड़के और लड़कियां इस सेक्टर में लगे हैं अपने परिवार के कारण या इंडिविजुअल, कि नए सेक्टर में जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वैश्विक दक्षिण के प्रगति के प्रेरित करने में भारत के समावेशी बहुपक्षीय दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जीवंत लोकतंत्र और मानवता के 1/6 हिस्से का घर होने के नाते भारत का विकास वैश्विक स्थिरता और शांति का संकेत देता है। 19वें CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में क्रिएटिंग वन फ्यूचर विषय पर अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने सभी की भलाई के लिए एक साझा भविष्य बनाने की दिशा में प्रयासों को एकजुट करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किए जाने को गौरव की बात और महत्वपूर्ण भू राजनीतिक विकास बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में अफ्रीकी देशों की भागीदारी की सराहना की। इंडिया एंड अफ्रीका फोर्स crucial global partnerships to address complex challenges. India's rise and inclusive multilateralism drive progress for the global south. Excellencies, the inclusion of the African Union as a permanent member of G20 alongside European Union, which was already there during our presidency in 2023, is a matter of great pride and a very significant geopolitical development. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भाजपा को जानो पहल के तहत मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच पिछले एक दशक में भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों में हुई उल्लेखनीय प्रगति पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने शिक्षा, रोजगार और आयुर्वेद के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बुद्धेश्वर चौराहे पर कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। नगर निगम ने बुद्धेश्वर चौराहे को कैप्टन अंशुमान सिंह की स्मृति को समर्पित करते हुए यहां उनकी प्रतिमा स्थापित की है। कैप्टन अंशुमान सिंह 19 जुलाई 2023 को सियाचिन में अपने सहयोगियों को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे बहादुर जवानों ने प्राणों की बाजी लगाते हुए देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया, इसलिए हर भारतवासी के मन में सेना के जवानों के प्रति अपार सम्मान और स्नेह होता है। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत माता के महान सपूत हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और इसीलिए हर भारतवासी के मन में अपने सेना के सभी जवानों के प्रति अपार सम्मान और स्नेह का भाव छुपा होता है।
जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग इस साल 20 अक्टूबर को कश्मीर मैराथन 2024 का आयोजन करेगा। ये मैराथन 2 श्रेणी में होगी। 42 किलोमीटर की फुल मैराथन होगी, वहीं 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन भी आयोजित की जाएगी। ये मैराथन कश्मीर के खूबसूरत पर्यटक स्थलों से होकर गुजरेगी। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर के मुताबिक इस मैराथन का आयोजन का मुख्य उद्देश्य कश्मीर की खूबसूरती को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। कश्मीर मैराथन जो है ये 20 अक्टूबर 2024 को होने वाली है। इसका जो शुरुआत है, जो इसका जो फ्लैग ऑफ है वो पोलो व्यू से होगा, पोलो ग्राउंड से होगा। फिर ये जो हमारे जो सिटी के इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकल प्लेसेस है, बीट घंटाघर, बीट जीरो ब्रिज से होते हुए ये गुपकार से होते हुए चश्मे शाही से लेके फिर ऑन द बैंक्स ऑफ बुलवार्ड चलेगा, ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक बुलवार्ड से होते हुए चलेगी। जो 42 किलोमीटर की जो जिसको हम फुल मैराथन कहते हैं, ये इट विल कल्मिनेट एट यूनिवर्सिटी गेट, कश्मीर यूनिवर्सिटी के गेट पे। और हाफ मैराथन जो ये निशाद में IG CRPF ऑफिस के बाहर कल्मिनेट हो जाएगा। अक्टूबर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन्स इन कश्मीर। पूरा एक जो गोल्ड कलर में दिखता है कश्मीर, ऑटम फॉल होता है, तो आप उसमें आए और कश्मीर की खूबसूरती, कश्मीर का हेरिटेज, कल्चर, क्यूजीन्स, इनको यहाँ आके एंजॉय करें। इट्स मोर देन ए रेस, इट्स अबाउट शोकेसिंग द कश्मीर टू द वर्ल्ड एज एन एडवेंचर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए वात्रक नदी पर पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। ये पुल आणंद और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन के बीच में है। इन 2 स्टेशनों के बीच में मोहर नदी पर भी पुल बनकर तैयार हो गया है। बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए नियोजित 24 नदी पुलों में से ये 10वां नदी पुल निर्मित हुआ है। वात्रक नदी आणंद बुलेट ट्रेन स्टेशन से 25 किलोमीटर और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के खिलाफ आज बुलाया गया भारत बंद का कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। देश के अधिकांश शहरों में सामान्य जनजीवन नजर आया तो कहीं किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। हालांकि पटना में पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस सबके बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण के लाभ की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा और किसी भी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के हक को नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के खिलाफ कई संगठनों द्वारा बुधवार को बुलाए गए भारत बंद का कोई असर नहीं दिखाई दिया। दुकानें खुली रहीं, गाड़ियों की आवाजाही सामान्य दिनों की तरह ही रही। हालांकि इस दौरान पुलिस प्रशासन सतर्क दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में बंद के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। हालांकि पटना में प्रदर्शन उग्र होता नजर आया तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को नियंत्रण में किया गया। उत्तर प्रदेश में पुलिस चप्पे चप्पे पर निगरानी रखे हुई थी। पूरे उत्तर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है, कहीं भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। केंद्र सरकार ने फिर से स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर विपक्षी दल भ्रम फैला रहे हैं, जबकि सरकार ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि क्रीमी लेयर से संबंधित फैसले को कतई लागू नहीं किया जाएगा। जब SC/ST के सांसदों को, जो बीजेपी के सांसद थे, जब उनको लगा कि ये विपक्ष भ्रम फैला रहा है, विपक्ष के MP भी कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इस फैसले से क्रीमी लेयर SC/ST में भी आ गया, तो उसके लिए ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री जी को 9 अगस्त को। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में फैसला करके कहा कि क्रीमी लेयर SC/ST में लागू नहीं है और इस फैसले का पार्ट भी नहीं है। तो ये विषय अननेसेसरी के विपक्ष के लोग इसमें भ्रम फैला रहे हैं। विषय एकदम आपको मैंने क्लियर किया कि क्रीमी लेयर का भी विवाद फैलाया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, उसके बाद कानून मंत्री ने संसद में उस पर स्पष्टीकरण भी दे दिया है, कैबिनेट ने भी अपनी राय साफ कर दी है, तो अब कोई ज्यादा विषय बचा नहीं। गौरतलब है कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं। इसके अलावा कोर्ट ने क्रीमी लेयर को लेकर भी कहा था कि राज्यों को SC/ST में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए और उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। हालांकि इस फैसले को लागू करने को लेकर कोर्ट के फैसले में कोई समय सीमा नहीं दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मोदी सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि इस फैसले पर सरकार आगे नहीं बढ़ रही है। इतना ही नहीं, बीते करीब एक दशक में मोदी सरकार ने पिछड़े वर्गों के हितों की न सिर्फ रक्षा की है, बल्कि उनके हक सुरक्षित करने के लिए कई बड़े कदम भी उठाए हैं, जिसके तहत मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ को विकसित करने का काम किया है। मोदी सरकार ने ही बाबा साहेब के मार्गदर्शन पर चलते हुए पहली बार संविधान दिवस मनाने की परंपरा शुरू की, तो पहली बार देश को आदिवासी महिला के रूप में राष्ट्रपति भी मिली है। केंद्र सरकार ने हमेशा स्पष्ट किया है कि संविधान की मूल भावना के तहत समाज के पिछड़े वर्गों के मिले सभी अधिकार सुरक्षित रहेंगे, बल्कि उनके लिए नए अवसरों को पैदा करने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विश्व बाजार में भारतीय उत्पादों की मौजूदगी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। भारत के इन प्रयासों से एक बड़ा मुकाम हासिल हुआ है। भारतीय कंपनी अमूल एक ब्रांड के रूप में दुनिया का सबसे भरोसेमंद ब्रांड बनकर उभरा है। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 में अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड बताया गया है। भारत सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा पिछले साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 मिशन की सफलता का जश्न मनाने के लिए किया गया। आगामी 23 अगस्त को देश पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने के लिए तैयार है। क्या है तैयारियां? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने के लिए तैयार है। यह न केवल जश्न मनाने का दिन है, बल्कि यह अंतरिक्ष क्षेत्र में भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का भी दिन है। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले साल इसी दिन 23 अगस्त को भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में चंद्रयान 3 उतारकर इतिहास रच दिया था। यह देश का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर मुख्य कार्यक्रम भारत मंडपम में आयोजित होगा, जिसकी थीम चंद्रमा को छूते जीवन को छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा रखी गई है। Not only a day of celebration, it's also a day of reflection and retrospection, and also of a roadmap charting for the future. So we have also tried to formulate the program accordingly, given it an academic outlook with a futuristic vision. राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक भारत ने पिछले 3-4 वर्षों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। निजी भागीदारों के साथ सहयोग के कारण कुछ महीनों के भीतर अंतरिक्ष क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आया है। बता दें कि वित्त मंत्री ने भी बजट में अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 5 गुना वृद्धि करने की बात कही थी। We have now made a quantum leap in the last 3-4 years. We were just one-digit startup. Now we are nearly 300. And as the finance minister announced in our budget, we are going to be having a 5-time increase in the space economy over the next 10 years. राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का उद्देश्य युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता पैदा करना है। साथ ही आने वाले समय में इस क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप के लिए भी नए अवसर खोलना है। इसका लक्ष्य विज्ञान और वैज्ञानिक सोच को आम आदमी तक पहुंचाना भी है, जहां वह वैज्ञानिक जानकारी और नवाचारों को आत्मसात करके लाभ उठा सकता है और युवा अपने अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।